हेलो एवरीवन। मैं अंजनी कुमार उत्तम सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप में से मोस्टली व्यूअर्स नीट और जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि इस साल या अगले साल इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। आपकी अपनी सीएलसी आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी स्टडी को शार्पन करने के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर आई है, जिसके थ्रू सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किए जाएंगे। और पीवाईक्यूज करने का फ़ायदा क्या है? पीवाईक्यूज करने से एक तो एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया लगता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो वेटेज होता है उस वेटेज का आइडिया लगता है। ठीक है, क्वेश्चन टफ आया आसान आया इसके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, और सीएलसी के जो पीवाईक्यूज हैं उनमें हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पर गौर करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली आप अगर इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको स्टडी में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसी उम्मीद के साथ आइए स्टार्ट करते हैं नीट पीवाईक्यू फ्रॉम 2013 टू 2024 फिजिक्स सब्जेक्ट रोटेशनल मोशन को। A rod PQ of mass m and length L is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q as shown the figure. When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod is. तो इस रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टॉर्क। तो P से ही पिवट कर रखा है हमने इसको। ठीक है, इस धागे को कट किया, कट करते ही रॉड ऐसे रोटेट होगी। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन लेट कर लिया हमने, कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो P के अबाउट जो इस रॉड पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क अबाउट P इक्वल्स टू, देखो ये टेंशन तो खत्म हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ mg सेंट्रोमास पे लग जाएगा और ये जो डिस्टेंस है रॉड के सेंट्रोमास की वो L/2 हो जाएगी। ठीक है, तो mg का जो टॉर्क है इस P के अबाउट कितना आएगा? mg इंटू L/2 एंड दिस टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P विच इज ml²/3। ठीक है, इंटू में अल्फा। सो मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया? टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई 3g/2l। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v. It reaches up to a maximum height of 3v²/4g with respect to the initial position. The object is. तो हमसे ऑब्जेक्ट पूछा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है। तो ये कर्व्ड सरफेस ली मैंने, यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्पीड v मान ली। ठीक है, और ये प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है और ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये मैक्सिमम h इक्वल्स टू 3v²/4g हाइट तक जाता है। सही है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहां काइनेटिक एनर्जी इसके पास किस फॉर्म में होगी? एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ ICM⍵²। ICM कितना आएगा? अगर मैं इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन k मान लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा mk²। ठीक है, ये तो आ गया ICM और इनटू में ω² और रोलिंग मोशन कर रहा है तो v इक्वल्स टू ओमेगा होना चाहिए। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा v²/r² बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh और h की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है यहाँ पर? 3v²/4g। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3/4 बचा, यहाँ 1/2 बचा। तो 3/4 माइनस 1/2 कितना बचेगा? 1/4 इक्वल्स टू हाफ k²/r²। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, k की वैल्यू अपने पास आ गई r/√2 और रेडियस ऑफ जाइरेशन r/√2 किसके लिए होती है? डिस्क के लिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। Solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square. तो एक सॉलिड सिलेंडर है, देखो ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, मास इसका आपको गिवन है, रेडियस भी इसकी गिवन है। ठीक है, इस पे धागा बाइंड कर रखा आपने और यहां पर आपने टेंशन फोर्स जो है इस पे लगा रखा है। ठीक है, कितना होना चाहिए टेंशन जिससे कि अल्फा जो है ना एंगुलर एक्सेलरेशन वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर टी का टॉर्क देखें हम तो टी का टॉर्क कितना आएगा? T इंटू आर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज mr²/2
इनटू में अल्फा, है ना, टो इक्वल्स टू आई अल्फा, कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। अब आर से आर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, एम अल्फा आर बाई टू। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। एम की वैल्यू देखें तो एम कितना है 50 केजी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू रख लेते हैं सबसे पहले 0.5 बोले तो 1/2, 2 and 2 4 हो जाएगा ये, और इनटू में अल्फा, अल्फा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। 2 रिवोल्यूशन में अल्फा की वैल्यू अगर बात करें रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होगी, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, तो 4 पाई, है ना, 4 2 इंटू 2 पाई, तो 4 पाई अपने पास वैल्यू आ गई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 50 इंटू पाई, 50 इंटू पाई की वैल्यू अगर अपन देखें तो अराउंड कितनी होती है 157 न्यूटन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर mass m and radius r rolling down an incline of inclination theta without slipping and slipping down the inclined plane without slipping down the inclined plane without the rolling is देखो विदाउट स्लिपिंग, पहला तो कह रहा है कि स्लिप नहीं हो रहा, रोल करते हुए आ रहा है, और दूसरा कह रहा है स्लिपिंग डाउन विदाउट द रोलिंग, मतलब विदाउट रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब स्लिप होते हुए आ रहा है। तो ये सिलेंडर है, स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। तो अगर ये रोल करते हुए आएगा इस तरफ, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, देखो इस डायरेक्शन में अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कंसीडर करूं तो इस डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा आ जाएगा। नॉर्मल इधर लग जाएगा, सही है, फ्रिक्शन बैक साइड में लग जाएगा, क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, उसके कारण ये ऐसे घूमता हुआ आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास, और सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन भी होगा, और ये एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है यहाँ पर। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं यहाँ पर, तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू m इंटू a, इक्वेशन 1। उसके बाद सेंटर मास के अबाउट टॉर्क देखूं मैं, तो सेंटर मास के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, mg cos थीटा mg sin थीटा, नॉर्मल इनका सबका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सारी से सेंटर मास से पास हो रही है। f का टॉर्क कितना आएगा, f इंटू r इक्वल्स टू ICM, तो ICM कितना आ जाएगा स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है ये, इंटू में अल्फा, और रोलिंग मोशन अगर कर रहा है तो a बराबर अल्फा आर होना ही होना है यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a/r, r से r कैंसिल आउट हो गया, f की वैल्यू आ गई 2/5 ma, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा मैं, तो mg sin थीटा बराबर 2/5 ma प्लस ma, या जाएगा 7/5 ma, m से m कैंसिल आउट हुआ, a की वैल्यू अपने पास आ गई 5/7 g sin थीटा, ठीक है। ये कब, जब ये प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा है। और अगर ये स्लिप होगा खाली, तो अगर ये खाली स्लिप होगा तो उस केस में खाली इस तरफ mg sin थीटा फोर्स लगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसको नेट फोर्स इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है, उसके कारण ये एक्सेलरेट होगा खाली इस तरफ, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, mg sin थीटा बराबर ma, देन a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी g sin थीटा। इस वाले केस में एक्सेलरेशन g sin थीटा, और इस वाले केस में एक्सेलरेशन 5g sin थीटा। तो ये कह रहा है इनका रेशियो बताओ, तो विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग वाला केस है, तो 5g sin थीटा में g sin थीटा डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा 5/7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। फिफ्थ, ए रॉड ऑफ वेट w is supported by two parallel knife edges a and b and is in equilibrium in a horizontal position. Okay, the knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from a. Thus normal action on the a is. देखो एक रॉड दे रखी है अपन को, इसका वेट w दे रखा है, ठीक है, सेंटर मास इसका यहां पर है, वेट w दे रखा है, इसका मतलब mg गिवन है w अपन को, ठीक है। और इनको दो नाइफ्स पे रख दिया आपने इस तरीके से, a एंड b, ये दोनों नाइफ्स है, और दोनों नाइफ्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है d के इक्वल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a, तो a से डिस्टेंस x है, और आपसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन ऑन a इज, नॉर्मल रिएक्शन जो a जो लगाएगा ना नॉर्मल, उसकी वैल्यू हमसे पूछी है, मान लीजिए n1 है, और b भी डेफिनेटली लगाएगा n2। तो इस रॉड पे तीन फोर्स लग रहे हैं, n1 n2 और w, हमें n1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हो, और वैसे ही रॉड रोटेट तो हो नहीं रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, तो टॉर्क भी 0 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं n2 का टॉर्क देखूं तो n2 की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, तो n2 का टॉर्क 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट के अबाउट अगर w का टॉर्क देखूं तो w ऐसे रोटेट करने में हेल्प करेगा, और n1 ऐसे रोटेट करने में हेल्प करेगा।
तो इस एक्सिस के अबाउट W का टॉर्क कितना आएगा? दिस कंप्लीट लेंथ इज dx, देन दिस विल बी d माइनस एक्स। W का टॉर्क कितना आया? W इंटू डी माइनस एक्स, W का टॉर्क। और N1 का कितना आएगा? N1 इंटू डी, है ना, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो N1 इंटू डी, तो उसका अपोजिट आ जाएगा माइनस N1d, और टोटल टॉर्क कितना हो गया? 0। सो यहां से N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N1 बराबर आ गया अपने पास W d माइनस एक्स अपॉन में d। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। 6th पे आइए। 3 identical spherical shells, each of mass m and radius r, are placed as shown on the figure. Consider an axis xx prime which is touching 2 shells and passing through diameter of the third shell. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical shells about xx prime axis is. तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। शेल है तो सीधी सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डायमीटर के अबाउट कितना आएगा? 2/3 mr²। तो इस शेल का ये डायमीटर हुआ, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? सबसे ऊपर वाले शेल का 2/3 mr²। करेक्ट। इस शेल की बात करें तो इसका डायमीटर के अबाउट 2/3 mr²। पैरेलैक्स थ्योरम लगा दूं तो 2/3 mr² प्लस mr², राइट, क्योंकि ये जो शेल है, ये वाला शेल, इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसके अबाउट कितना है? 2/3 mr² प्लस mr², राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2/3 mr² प्लस mr² कितना आएगा अपने पास? 5/3 mr²। ये 5/3 mr², इसका भी सेम ही होगा फिर, तो कितना आ जाएगा? 10/3 mr²। तो 2 प्लस 10 कितना आया? 12। 12/3 मतलब बोले तो 4 mr²। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7th, from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r is cut, whose rim passes through the center of the disk. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? ये कह रहा है एक डिस्क है, इसमें डायमीटर आर का एक स्मॉलर डिस्क जो है वो कट करके हमने बाहर कर दिया। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस एक्सिस अबाउट फाइंड करना आपको। ठीक है। कंप्लीट डिस्क का जो मास था वो कितना था? कैपिटल एम गिवन था हमें। ठीक है साहब। और रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल आर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंप्लीट डिस्क का, कंप्लीट मतलब ये होल नहीं हो, तो कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2, यही होगा। अब अगर मुझे इस डिस्क का मास पता लग जाए स्मॉल एमलेट से, और डिस्क की रेडियस कितनी आएगी? r/2, तो इस छोटे वाली डिस्क जो कि होल हमने किया है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट फाइंड करके उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी सेम एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो अगर मैं मास इसका स्मॉल एम कंसीडर करूं और रेडियस मान लीजिए स्मॉल आ रही है, तो इसका इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2, और इस एक्सिस अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr²/2 प्लस mr², व्हिच मींस 3/2 mr²। तो मैं रख सकता हूं 3/2 स्मॉल m r², एंड r कितना है यहां पर? r है r/2, सो r²/4 ये लिखा जा सकता है। अब स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पूरा मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट? एरिया पर। अब कंप्लीट मास जो था डिस्क का वो m था, और एरिया कितना था कंप्लीट डिस्क का? πr²। तो यूनिट एरिया पे मास कितना आएगा? m अपॉन में πr², क्योंकि मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट? एरिया पे ना। तो πr² एरिया पे मास है कैपिटल M, तो यूनिट पे कितना आएगा? m/πr² इनटू, और ये जो डिस्क दिख रही है अपन को, जो होल बना रखा हमने, इस डिस्क का एरिया कितना है? पाई, इसकी रेडियस r/2 है ना, तो r²/4, इसे कैंसिल आउट हुआ, m/4 आ गया। सो मास ऑफ दिस डिस्क जो होल किया आपने इज m/4। तो स्मॉल m की जगह में m/4 रख दूंगा यहां पर, तो यहां रखा जा सकता है m/4। तो ये आप देख सकते हो, यहां से ये कितना आ गया? 16 32 32 आ गया ये। यहां पे आ जाएगा 16, ठीक है, माइनस ये आ गया 3 mr²। तो 16 माइनस 3 इज 13, 13/32 mr²। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 8th, a disk and a sphere of same radius but different masses rolls off on two inclined plane of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? तो एक डिस्क है, ठीक है, और एक स्फीयर है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम है, और सेम एल्टीट्यूड मतलब सेम हाइट से आपने रिलीज किया है। ये कह रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम है, कौन पहले पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पर। जिसका एक्सेलरेशन, जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना, वो जल्दी पहुंचेगा, और किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा,
और अगर अपन डिस्क की बात करें, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट जो है वो mr² 2 होता है, और स्फीयर की बात करें तो 2/5 mr², और 2/5 mr² 2 से लेस है। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लेस किसका है, स्फीयर का है, और स्फीयर का है इसका मतलब स्फीयर का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कौन पहले पहुंचेगा, स्फीयर पहले पहुंचेगा। ठीक है। 9th, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter। ये सॉलिड स्फीयर है, मास m है, ये इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। A solid sphere of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis। तो सेम मास है, सेम रेडियस है, वही ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ऐसा नहीं है, ये है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। अगर ये ओमेगा है तो ये कितना आएगा, 2 ओमेगा आएगा। मास वगैरह सेम है। ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रोटेशन, स्फीयर की फाइंड करनी है और सिलेंडर की फाइंड करनी है। तो स्फीयर की कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, आई किसका कितना आएगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और इसकी बात करें तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा, mr² 2 हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा इसका डबल है तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है। यहां से अगर अपन देखें तो 2 2 4 ये कट गया, तो ऊपर तो इसमें क्या आ गया, mr² ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें mr² ओमेगा स्क्वायर बाय 5 आया। तो स्फीयर वाले में सिलेंडर वाले को डिवाइड करना है, तो सिलेंडर वाले को अगर अपन डिवाइड करें तो ये mr² ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा ना, तो 1/5 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो 1:5 का करेक्ट आंसर है 9th का फर्स्ट। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through center of mass is। तो एक रॉड, लाइट रॉड है, इसका मास नेग्लिजिबल है, इस पे 2 मास आपने अटैच कर रखे, एक तो m1 और एक m2। लेंथ इन दोनों के बीच का गैप कितना L है, और सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एक बात सुनिए, अगर ये गैप दोनों के बीच का L है तो सेंटर मास की इससे डिस्टेंस कितनी आएगी, ये मान लो r1 है, ये मान लो r2 है। तो अगर मुझे r1 फाइंड करना है अब, तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको ओरिजिन पे मान सकता हूं, ये x एक्सिस मान लूं, और सेंटर मास यहां पे है ना, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट जो होगा वही r1 होगा, x कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज xcm, xcm इक्वल्स टू m1 x1 m1 into 0 प्लस m2 x2, क्योंकि ओरिजिन ये है तो x2 ये लेंथ, कंप्लीट लेंथ l अपॉन में m1 प्लस m2। इसका मतलब ये जो r1 है वो अपने पास आ चुका है, m2l अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली r2 भी फाइंड कर सकते हो, r2 ये आएगा, l में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो r2 आ जाएगा m1l अपॉन में m1 प्लस m2, ये r2 आ जाएगा। तो r1 और r2 की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसके अबाउट अगर देखूं तो कितना आएगा सिस्टम का, I इक्वल्स टू यह आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर और यह आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो m1 r1 स्क्वायर। अब r1 की वैल्यू अपने पास है तो m2l, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा उसका, m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, m2 r2 स्क्वायर, r2 की वैल्यू वापस रख दो, उसका स्क्वायरिंग करो, m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसमें कॉमन जो है उसको कंसीडर कर लो, तो m1 m2 l स्क्वायर, m1 m2 l स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डिवाइड में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी आ रहा है, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2, देखो कॉमन आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 से कट गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी m1 m2 l स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 m2 l स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 11th, two rotating bodies A and B of the masses m and 2m with moment of inertia IA and IB is greater than IA, have equal kinetic energy of the rotation if LA and LB be their angular momentum respectively then। तो एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन यहाँ पे पूछा हमसे। देखो बेटा, पहली बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, अगर अपन बात करें रोटेटिंग बॉडी की बात करें तो। अगर मैं ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आई मतलब 2i,
और आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब एल स्क्वायर बाय में 2i आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब ये कह रहा है दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो जैसे एल ए स्क्वायर अपॉन में 2ia इक्वल्स टू एल बी स्क्वायर अपॉन में 2ib, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। सही है, और एल ए और एल बी में रिलेशन हमसे पूछा है, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से एल ए बाय एल बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई ए बाय आई बी आ गया। अब आप देख सकते हो ये कह रहा है आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, तो अगर आई बी आई ए से बड़ा है, ये बड़ा होगा, तो एल बी डेफिनेटली बड़ा ही होगा एल ए से रेशियो में, तो एल बी इज ग्रेटर देन एल ए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 11 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है 12 नंबर पे चलते हैं। Uniform circular disc of radius 50 cm at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passing through its center. It is subjected to torque which produces a constant angular acceleration 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. तो सर्कुलर डिस्क है, 50 सेंटीमीटर की रेडियस है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और इसको एक टॉर्क से आपने घुमाया जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जनरेट किया है इसने, अल्फा आपको दे रखा है। इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली। देखो बात ऐसी है इसमें, एक्सेलरेशन किसका है सर, ये एक्सेलरेशन अगर अपन को कुछ गिवन नहीं है तो हम यही मानेंगे पेरीफेरी पे जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो जैसे डिस्क है ना ये, क्योंकि रोलिंग का तो दे नहीं रखा अपन को कि सेंटर मास का फाइंड कर ले, तो यहां पर एक पॉइंट है, इसको घुमाना स्टार्ट किया आपने। ठीक है, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रही है। 2 सेकंड बाद अगर अपन बात करें, पॉइंट यहां आ गया घूम करके। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद इसने स्पीड कितनी गेन की, स्पीड v इक्वल्स टू इस पॉइंट की जो स्पीड है, या ओमेगा फाइंड कर लें ओमेगा कितना आएगा, तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी बराबर ओमेगा फाइनल हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर, ओमेगा इनिशियल कितना था, 0 था, रेस्ट में था पहले, और अल्फा कितना गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड, उसके 2 रख देते हैं, और टाइम कितना 2, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा आ चुका है यहां पर। तो जब ओमेगा आ चुका तो इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, एसी। ठीक है, और एसी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा का स्क्वेयरिंग कर दें फर्दर तो 16, और रेडियस यहां पर कितना 50 सेंटीमीटर, विच मींस 1/2 राइट। तो यहां से अपने पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा भी दे रखा है हमें, अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके पास एटी भी तो होगा टेंशियल एक्सेलरेशन, और एटी बराबर कितना आएगा, एटी बराबर आएगा अल्फा इंटू आर, अल्फा है 2 और आर कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एटी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप देख सकते हो एसी तो 8 है और एटी कितना 1 है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 का रूट लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 80 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या जाएगा 4th आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। A rope is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and a radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force of 30 Newton? अल्फा पूछा है, देखो सिलेंडर रस्सी बांध दी, मास सिलेंडर का दे रखा है 3 kg, रेडियस वगैरह सब कुछ दे रखा है, फोर्स लगा रखा है यहाँ पर, तो अल्फा पूछा है, सिंपल सी बात है। तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क डेवलप करेगा, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है F इंटू आर बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, टो इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू पूछी, ये आर है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बराबर अपने पास आ जाएगा एफ बाय एम आर। फोर्स कितना है यहाँ, फोर्स है 30 न्यूटन, मास कितना है 3 kg, और रेडियस है अपने पास 40 सेंटीमीटर, 40 अपॉन में 100 ऊपर ले जाओ, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दो 25, तो अल्फा आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th, two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for the loss of energy during this process is.
तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी में जो लॉस हुआ वो लॉस हमसे पूछा है। ओके, तो पहली बात तो ये कि दो डिस्क ऐसे हैं बेटा, ठीक है। राइट, तो दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका भी आई है, इसका भी आई है, और घूम रही है, ठीक है, और दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है। तो अपन को ये गिवन नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में घूम रही है, अपोजिट में घूम रही है, तो हम सेम डायरेक्शन मान के चलेंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, साइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन, ठीक है। नहीं तो उसका माइनस ओमेगा 2 हो जाता है उसके हिसाब से, अगर अपन सोचेंगे, क्योंकि ऑप्शन और कोई है नहीं। ओमेगा 1 है तो सिमिलरली ओमेगा 2 भी उसी डायरेक्शन में होगा, सेम साइन है। तो इन दोनों डिस्क को अगर अपन पास में ले आए तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये रबिंग होगी इनके बीच में, रबिंग होने के बाद में ये दोनों डिस्क जो है ना साथ साथ फिर घूमेंगी सेम एंगुलर स्पीड से, ठीक है। तो इस सिस्टम में हो क्या रहा है, इस सिस्टम में इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं अगर मैं, तो आई इंटू ओमेगा 1 है, इसका कितना है आई इंटू ओमेगा 2, तो सिस्टम का पहले एंगुलर मोमेंटम मैंने लिख दिया। बाद में बात करें दोनों अटैच होगी एक तरीके से, 2i इंटू ओमेगा हो गया, आई 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 कैंसिल आउट हो चुका है, तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। तो ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है यहां पर। अब बात आती है सर लॉस कितना होगा, तो लॉस अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो इन दोनों की पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है आपको। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस वाली डिस्क की कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाली कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें से बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी मैं चेंज फाइंड कर पाऊंगा काइनेटिक एनर्जी में, और वो चेंज ही लॉस के बराबर होगा। हाफ आई, वहां आई 2i है, ठीक है, इनटू ओमेगा, ओमेगा वहां का ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, बाकी ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है अपन को। तो यहां से आप i बाई 2 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में यहां कितना आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो अगर आप 2 का एलसीएम ले लो यहाँ पर ऐसे, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 4 आ गया। और बाकी इसको ब्रैकेट ओपन कर दें अपन, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर आएगा, तो वो माइनस में आएगा, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बचेगा, और फिर माइनस का 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आई बाय 4, तो आई बाय 4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो आप, अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है, 15th का क्वेश्चन जो है ना। तो हमें जो है इस पॉइंट पर फोर्स लगा रखा है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है आपको। तो जैसे मैं ये कहूं कि ये वाला पॉइंट जो है ये यहां पर है, ठीक है, यहां पर, और ये पॉइंट जो है यहां पर है, आपने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, टॉर्क मुझे इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है पोजीशन वेक्टर ये वाला लूंगा ना मैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, 0, -3, और इस पॉइंट के दे रखे हैं 2, -2, -2, और यहाँ फोर्स आपने ये लगाई रखा है ये वाला। सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर अगर अपन फाइंड आउट करें यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा x2 - x1 मतलब 2 - 2 मतलब 0 i कैप, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 j कैप, और -3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 1 k कैप। तो ये r वेक्टर आपके पास आ चुका है, ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो ये आपके पास r वेक्टर आ गया। और क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स वेक्टर के साथ, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, सिंपल है ये। तो ये तो 0 i कैप वाला तो सलट गया वैसे ही, और बाकी j कैप माइनस k कैप बचा है, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने पास आ जाती है माइनस का 7i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 8k कैप, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और वैसे टेक्निकली देखें अपन तो j का, जैसे i वाले की बात करूं अगर मैं,
जे का आई के साथ करोगे तो के आएगा, जे का जे के साथ 0 आएगा, जे का के साथ अगर करें अपन क्रॉस प्रोडक्ट तो आई आएगा। तो 2 इंटू -6 तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई जे आ जाएगा। के क्रॉस जे अगर यहां देखें अपन तो माइनस तो आ गया और 5 भी आ गया, और के क्रॉस जे जो है माइनस का आई होता है, माइनस माइनस प्लस आई, करेक्ट। तो यहां से अगर अपन देखें टेक्निकली तो यहां पर वैल्यू जो है एक सेकेंड रुकिए, यहां पर हमने कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हो। 2, 0, -3 और 2, -2, -2। ओके, तो 2 -2 is 0 i cap and then +2 j cap and -k cap। हाँ ये ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट की है 4 i cap प्लस 5j -6k के साथ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें अपन तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, j क्रॉस i ये तो k हो जाएगा, j क्रॉस j ये 0 हो जाएगा, और j क्रॉस k की बात करें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस, अच्छा 12 आएगा यहाँ पर, सॉरी, तो माइनस का ये 2 है ना, माइनस का 6 तो नहीं 12, तो माइनस का j क्रॉस तो ये माइनस का 12 आई कैप आएगा, और ये प्लस का 5 आई कैप आ गया, तो माइनस का 7 आई कैप आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके अपन फाइंड कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। 16th, a solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr. Simultaneously, the ratio of kT translational और ये टोटल हो गई for the sphere is. तो स्फीयर अगर रोलिंग मोशन करेगा तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है kT वो कितनी आएगी, हाफ m v स्क्वायर, सेंटर मास की वेलोसिटी v है, साथ साथ घूम भी रही है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के कैपिटल टी लिख देता हूं, जो कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम है, विच इज ट्रांसलेशन बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, रोलिंग मोशन है तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यह आ जाएगा 10 7/10 एम वी स्क्वायर। तो ये केटी आ गया और ये कैपिटल केटी आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा आपसे, तो इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें इसको डिवाइड कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर बाय 7 एम वी स्क्वायर ऊपर 10 आ जाएगा, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बोला 2 से 5/7 जो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, तो 16th का थर्ड आ जाएगा, ठीक है। 17th, a solid sphere is rotating freely about its symmetrical axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantity would remains constant for the sphere? तो sphere का अगर जो रेडियस है वो बढ़ रही है अचानक, ठीक है, जो भी है मास सेम है, अपने आप से बढ़ रही है, तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली, क्योंकि टॉर्क तो लग नहीं रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इस ऑप्शन में वैसे कोई सोचने की बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, तो ये भी जो है वो वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, तो इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। 18th, 3 objects, A solid sphere, B a thin circular disc and C circular ring। तो solid sphere दे रखा है, डिस्क दे रखी है और रिंग दे रखी है, each have the same mass m and radius r, they all spin with the same angular speed omega about the own symmetric axis, the amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation। तो किसमें वर्क करना पड़ेगा जिससे कि रोक सकें जल्द, मतलब किसमें ज्यादा, मतलब वर्कडन में रिलेशन पूछा है, कौन सा वर्कडन, ताकि हम उसको उनको रोक सकें, राइट। तो पहले से घूम रहे थे वो, अब घूम रहे थे तो उनको रोकना है, तो उनके जो उन पे टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगा के एंड देन फिर रोकोगे उनको, तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज ही तो वर्कडन के बराबर होगा, ठीक है, चेंज ही वर्कडन के बराबर होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अगर अपन टेक्निकली बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों ऑब्जेक्ट में मास सेम है, रेडियस सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों ऑब्जेक्ट में रिंग का सबसे ज्यादा है, फिर सर्कुलर डिस्क का एंड फिर सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे कम है सॉलिड स्फीयर का ए का, तो ए का कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उसको रोकने में वर्क कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब डब्ल्यू ए इज लेस देन, फिर डिस्क डब्ल्यू बी इज लेस देन डब्ल्यू सी। तो 18th का जो है वो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डब्ल्यू ए सबसे पहले, डब्ल्यू बी देन डब्ल्यू सी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा 18th का, ठीक है।
चलो 19 पे चलते हैं। A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h, as in the figure, just completes a vertical circle of diameter AB बराबर d. The height h is equal to h की वैल्यू पूछिए, तो ये वैसे सिंपली सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। पार्टिकल को आपने यहाँ से रिलीज किया, फिसलता हुआ स्लाइड होता हुआ आएगा एंड देन फिर यहाँ से कंप्लीट कर सके। तो ये बताइए ये h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये डायमीटर इसका कितना है, d के बराबर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। और वैसे पता होना चाहिए सर्कल कंप्लीट कर सके तो यहाँ पर स्पीड जो है √5gr के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे स्पीड √5gr के बराबर है, तो यहाँ जो एनर्जी होगी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी ½ mv²। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5gr, और r कितना है यहाँ पर d/2। तो mg कैंसिल आउट हो गया, h बराबर कितना आ गया 5d/4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मास 2 kg दे रखा है और ये अपनी एक्सिस अबाउट 3 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से घूम रही है। इस डिस्क को, इस सिलेंडर को रोकना है जब ये 2 पाई रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ओमेगा इनिशियल हमको दे रखा है, ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा जब ये रुक जाएगा, तो इसकी हेल्प से मैं अल्फा फाइंड करूंगा। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल यहाँ पे 0 है, जब रुक जाएगा ओमेगा इनिशियल 3 आरपीएम है, 3 आरपीएम 3 2 पाई बाय 60 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा फाइंड करना है एंड थीटा, थीटा है 2 पाई रिवोल्यूशन, 2 पाई रिवोल्यूशन है, 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो इंटू 2 पाई मतलब रेडियन। तो यहाँ 2 पाई स्क्वायर है तो सलट जाएगा, 3 ये 20 आ गया है ना, तो 1/400, ये अल्फा नेगेटिव में आएगा, सो अल्फा बराबर आ गया 1/2 400, तो 800 आ जाएगा, वो माइनस में आएगा, ठीक है माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि टॉर्क उसको रोकना है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा टॉर्क ताकि रुके। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r²/2 भी आ गया, और r कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तो 4 इंटू 10⁻², स्क्वायरिंग करोगे तो 16 इंटू 10⁻⁴। तो ये अपने पास क्या आ गया, r² आ गया, ठीक है। mr²/2 इंटू अल्फा 1/800, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 8 से 2 ये ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, अपने पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 21st, a disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 cm per second. How much work is needed to stop it? कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे कि रुक जाए। तो सीधी सी बात, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी इसकी, तो जो चेंज आएगा वही तो वर्क डन होगा। तो इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लीजिए, डिस्क है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ½ m v² प्लस प्योर रोलिंग मोशन है ½ I⍵²। आई कितना होगा डिस्क के लिए, mr²/2 इंटू ओमेगा, रोलिंग मोशन v²/r² कैंसिल आउट हो गया, mv²/4 प्लस ½ mv² इज 3/4 mv²। अब ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर दो, तो 3/4 मास कितना है 100 kg, ठीक है 100 kg, एंड v² v कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5 को स्क्वायर 1/25, तो ये आ गया 4, या 4 4 कैंसिल आउट हुआ 3, तो 3 जूल जो है वो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रोकने के लिए। 22, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 J cap Newton acts on the perpendicular on a particle whose position vector is 3 K cap meter। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अबाउट ओरिजिन अपन से पूछा टॉर्क कितना आएगा, और ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर दे रखा है जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगा रखा है, तो टॉर्क वेक्टर क्या आएगा r क्रॉस f। r वेक्टर कितना है 2 K कैप क्रॉस f वेक्टर 3 J कैप, तो 6 एंड k क्रॉस j माइनस का i कैप, तो माइनस का 6 i कैप न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। 23rd, फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R, an arc corresponding to 90 degree sector is removed। एक सर्कुलर रिंग है, इस पूरे का मास m है, इसे 90 डिग्री पार्ट वाला जो आर्क है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr²। Value of the k is, तो सीधी सी बात है, इस रिंग का ये वाला पार्ट आपने कट करके बाहर कर दिया, ये m/4 होगा ना, 1/4 होगा, तो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है, रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है, रिमेनिंग पार्ट का मास है 3/4 m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा
फॉर्मूला तो mr स्क्वायर लगेगा। अब mr स्क्वायर में m कितना आएगा 3/4m इंटू में r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये कितना टाइम्स आ जाएगा इसका 3/4। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 23rd का। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. ठीक है, a mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. तो रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो सीधी सी बात है नेट टॉर्क 0 होगा, नेट फोर्स भी इवन 0 होगा। तो हमें m की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो टॉर्क मस्ट बी 0, या 2 kg है, तो इस रॉड पे अगर टेक्निकली बात करें अपन, ये यहीं लगा देता हूं मैं फोर्स, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो 20 न्यूटन लगेगा, 2 इंटू जी 20। यहां जो फोर्स लगेगा वो m इंटू जी मतलब 10m लग जाएगा, 10m। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 160 माइनस 40 आ जाएगा 120, ये डिफरेंस 120 आ गया, ये भी ठीक है। लेकिन इस रॉड का भी खुद का मास दे रखा है अपन को विच इज 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम बाय 1000 करेंगे तो अपन तो कितना आया 1/2 kg आया, 1/2 kg इंटू में जी 10, तो 5 न्यूटन आ गया। तो 5 न्यूटन फोर्स मुझे किधर लगाना है, 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा इस रोड के सेंटर मास पर। रोड की लेंथ कितनी कंप्लीट 200 है। अब 200 है, 200 का हाफ क्या होता है 100 होता है। अब 40 यहां पर है तो कहीं ना कहीं सेंटर मास यहां पे आएगा और यहां पे फोर्स लग जाएगा 5। क्लियर, यस आ जाएगा। तो 5 न्यूटन फोर्स यहां लग गया। अब यहां से ये 20 है, ये 40 है, 40 पे 100 पे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। बस अब बैलेंस करना है यहां से। इसके अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं। इस पॉइंट के अबाउट देखें तो यहाँ नॉर्मल जो लगेगा उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, उसकी लाइन ऑफ फिक्स यहीं से पास होगी। इस 20 का टॉर्क कितना आएगा 20 इंटू में ये डिफरेंस कितना 20 है, 20 इंटू 20, ये इधर घुमाने का ट्राई करेगा और ये दोनों इधर घुमाने का ट्राई करेंगे। इन दोनों का टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस कर देगा। इसका टॉर्क कितना आएगा 10m इंटू में ये डिस्टेंस। अब ये कितना 120 है, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 का कितना आएगा 5 इंटू 60। ठीक है, इसका टॉर्क आ गया। तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20 इंटू 20 कितना है 400, ये 300, 400 माइनस 300 100 बराबर ये आ जाएगा 1200m। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। m बराबर कितना आ जाएगा 1/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/12 kg। 25th, the ratio of the radius of gyration of the thin uniform disc about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disc about its diameter is। तो डिस्क का इस एक्सिस अबाउट रेडियस ऑफ gyration कितना आएगा, है ना। इसके अबाउट mr² / 2 बराबर mk², तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी r/√2। सही है। और इसके डायमीटर के अबाउट अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा mr²/2, ये आ जाएगा mr²/4। तो इसके अबाउट रेडियस ऑफ gyration कितना आएगा mr²/4 = mk², देन k बराबर कितना आ जाएगा r/2। सिंपल। तो इन दोनों का रेशियो पूछा आपसे, तो इनको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे तो r 2 पर चला गया, तो 2/√2 मतलब √2/1। तो 25th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm टू 3120 rpm इन 60 सेकेंड्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, 16 सेकंड में यहां से यहां तक चेंज हो जाता है। अल्फा पूछा है आपसे, तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है 3120, ठीक है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट 2π/60 माइनस फिर 1200 इंटू 2π/60 बाय टाइम कितना लगा 16 सेकेंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आएगी 4π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 26 का जो है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फ्लाई व्हील की? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो वर्क डन किया वो वर्क डन आपके पास कितना? 484। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई ओमेगा 2 मान लो उसको, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर ये वर्क डन आपको दे रखा है यहाँ पर, और आपसे आई पूछा है यहाँ पर। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया? 2W अपॉन में ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस करनी है, और क्या है? 2 इंटू 484, ठीक है, और अपॉन में ओमेगा 2 विच इज 360 आरपीएम, 360 इंटू 2 पाई बाय 60 माइनस होल स्क्वायर भी है इसका, माइनस ओमेगा 1 60 है आरपीएम, 2 पाई बाय 60 का होल स्क्वायर। तो 60 60 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 आ गया। 2 पाई स्क्वायर को आप बाहर ला सकते हो, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे 6 बचा है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास वैल्यू आएगी 0.7 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। 27 का जो है वो थर्ड आ जाएगा। 28 पे चलते हैं। The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis is। तो मेन बात है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का होता है √2/5 r, और होलो स्फीयर का कितना होता है? होलो स्फीयर का √2/3 r। बस इसको कैंसिल आउट कर दो, √3/5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन काफी। 28 आगे चलते हैं अपन। A constant torque of 100 Newton turns a wheel of moment of inertia 300 kg meter square about an axis passing through its center। Constant torque लगा रहे हैं अपन, moment of inertia आपको दे रखा है, starting from rest, its angular velocity 3 सेकेंड is। तो 3 सेकंड बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी है, तो देखो टॉर्क आपको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है उसी एक्सिस के अबाउट, तो टॉ बराबर आई इंटू एल्फा, टो है 100 न्यूटन, आई है 300 एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। ओमेगा पूछा आपसे, ओमेगा इनिशियल कितना है? 0 प्लस एल्फा इंटू टी, एल्फा इज 1/3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड, कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू कितनी है? 1 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 29 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। A wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following options is correct? P and Q are any highest and lowest points on the wheel respectively। तो हमसे पूछा है कि किस पार्ट की जो स्पीड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन में ये v है, प्योर रोलिंग मोशन जब ये घूम भी रहा है साथ साथ घूमेगा, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी होती है? 2v, ठीक है, और इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी होती है? 0। तो p और q इक्वल स्पीड से मूव नहीं करेंगे, सही बात है ये तो ये इक्वल स्पीड से कह रहा है, ये गलत हो गया। p हैज 0 स्पीड, ये भी गलत है। बोथ p मूव स्लोअर, पॉइंट p मूव स्लोअर देन पॉइंट q, ये भी गलत है। पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, पॉइंट q की स्पीड तो कितनी होगी अगर प्योर रोलिंग मोशन है? तो 0, और पॉइंट p की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 31st, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square. The length of the 400 gram rod is nearly, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, आपको लेंथ जो है रॉड की पूछी है, अगर मास इसका गिवन है तो आपको, ठीक है। तो मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, और जो की वैल्यू आपको गिवन है 2400। m की वैल्यू 400 है, इसकी जगह 400 रख दीजिए, तो इसको 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 6 हो गया यहाँ पर, और l की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6 इंटू 12 का अंडर रूट, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 12 इंटू 6 का अंडर रूट, तो 12 इंटू 6 का अंडर रूट अपने पास लगभग कितना आएगा? 8.5 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका थर्ड हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। 32 कंसीडर ए थिन सर्कुलर रिंग A and a circular disc B, a hollow cylinder C and a solid cylinder D of the same radius R and of same mass। ठीक है, तो तीन सर्कुलर रिंग ए दे रखी है, ये रिंग है, डिस्क दे रखी है अपन को, बी हॉलो सिलेंडर ये भी दे रखा है, और एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। सबका मास सेम है, रेडियस वगैरह सेम है सबकी। ठीक है, इफ आई ए आई बी आई सी एंड आई डी आर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पास एज शोन, देन चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहली बात तो करते हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर, डिस्क का आएगा इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। होलो सिलेंडर की बात करें, ये होलो है, होलो का एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, और इस सॉलिड सिलेंडर का आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला कह रहा है 2IA बराबर IC, सी और ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो ये गलत हो गया। फिर सेकंड, IA बराबर IB बराबर IC, IA और IC दोनों इक्वल हैं, ये कंफर्म है, लेकिन IB सेम नहीं है क्योंकि ये एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये भी गलत हो गया। थर्ड, IA बराबर IC, ये सही है, एंड 2IB बराबर ID। अब IB और IB कंपेरिजन करें तो इसके अबाउट अपन को पता है एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, और इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ऑब्वियसली बात है IB को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, इसका मतलब ये भी ये सही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और फोर्थ जो है IA बराबर 2IB, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 32 का? थर्ड। 33 पे आइए, द रेडियस ऑफ gyration ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट x y 5 मीटर इज ऑन द फिगर। तो रेडियस ऑफ gyration जो है इस सॉलिड स्फीयर का इस x अबाउट 5 मीटर है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5x बाई रूट 7 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हमसे पूछिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप ये बताइए सॉलिड स्फीयर के लिए जो रेडियस ऑफ gyration है, रेडियस ऑफ gyration वो आएगी रूट ऑफ 2/5r, करेक्ट। तो रेडियस ऑफ gyration सॉलिड स्फीयर इज ऑफ मास 5 kg अबाउट xy इज 5 मीटर, सो दिस इज 5 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा है यहाँ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r इक्वल्स टू 5 इंटू रूट 5 बाय 1 सेकेंड, इस एक्सिस अबाउट रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/5 नहीं है, इसके अबाउट आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट आएगा पैरेलैक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर व्हिच मींस 7/5 एम आर स्क्वायर, सॉरी, सो दिस इज 7/5 का अंडर रूट इंटू r बराबर 5, तो यहाँ जाएगा रूट 7। ठीक है, 5 एक सेकेंड इसको कट करते हैं, r बराबर 5 रूट 5 बाय रूट 7, सही। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इस रिलेशन को, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 5 बाई रूट 7 ये आ रहा है, और x की वैल्यू जो है यहाँ पर वो रूट 5 के बराबर आ जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा 33 का। ठीक है, ओके, तो ये थे आपके PYQs। तो PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के ही आसपास घूमते रहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं मोस्टली। ठीक है, और PYQ करोगे तो डेफिनेटली उसका एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ठीक है, आई होप आपने इन क्वेश्चंस को देखा, किया। थैंक यू।